तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, अगर आप वैसे ही अगर किसी को बताना चाहते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यह है काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू एन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं फाई ई से, और ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये क्या होता है? ई डॉट एस होता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड आएगा ई एस कॉस थीटा, यही इसका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो सबसे पहला केस है कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम कब आएगा। फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू होती है ई एस। क्यों? क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा क्या होता है आपका? 0 डिग्री। जब थीटा होता है 0 डिग्री तो फ्लक्स क्या आता है आपका? मैक्सिमम आता है। जब थीटा 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स क्या आता है भाई? फ्लक्स आता है तब आपका मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पे होती है। ये बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए, तो फ्लक्स हमारा क्या आ गया भाई? ई एस आ गया। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब ये है कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस। देखिए, अगर मान लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये सरफेस है जो कि परपेंडिकुलर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर है एस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0। मतलब आपका सरफेस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, ये सरफेस लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो इसीलिए दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? आप यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है? दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो 0 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में फ्लक्स क्या आएगा? मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम आने वाला है। ओके, ऐसे ही अब मैं मिनिमम फ्लक्स की बात करूँगा, तो मिनिमम फ्लक्स होता है 0। मिनिमम जो है वो आपका 0 आने वाला है। मिनिमम है 0, और उसके लिए ये कॉस जो है ये 90 होना चाहिए। कॉस 90 यानी थीटा 90 होना चाहिए, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। ये कब पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो सरफेस। सरफेस पैरेलल हो, परपेंडिकुलर नहीं हो। अभी पीछे वाले केस में क्या था? यहाँ परपेंडिकुलर था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही अलाइन हो सरफेस भी, मतलब सरफेस भी इसी के साथ ही है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही है, ऐसा कुछ। तो इसमें एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो एरिया वेक्टर है एस वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो एरिया वेक्टर है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ही है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है 90। तो इस केस में आपका फ्लक्स क्या आएगा? इस केस में आपका फ्लक्स आएगा मिनिमम। इस केस में मिनिमम आएगा फ्लक्स, यानी कि 0 फ्लक्स आएगा, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद बात करता हूं गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। तो चलिए देखते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या है? गॉस ने कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से, ये देखिए क्लोज सरफेस है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास होगा वो इक्वल टू होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इनसाइड वाला होना चाहिए, ठीक है ना। ये समेशन का मतलब है सम ऑफ ऑल चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस एस, इसका नाम दे देते हैं कुछ एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन मीडियम। एप्सिलॉन मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस मीडियम, ठीक है भाई, बस समझ में आ रही है। तो यही हम होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट ऐसे लिखो कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि ये पूरा क्लोज सरफेस है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन मीडियम। यही होता है आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट। फ्लक्स थ्रू a closed surface is equals to net summation of all charge present inside the surface divided by epsilon times of the permittivity।
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन टाइम्स, क्योंकि परमिटिविटी को एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो यही क्या है हमारा, यही हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो अब मैं गॉस पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल समझाता हूँ आपको, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, और आपके एग्जाम से भी पूछा जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, इसमें एक चार्ज रखा हुआ है Q, एक रखा हुआ है 2Q, एक रखा हुआ है 3Q, ठीक है, और एक रखा हुआ है -Q। और इसी क्वेश्चन में मैं लगभग तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूँ। और एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे 5Q, जो कि बाहर रखा हुआ है, सरफेस का नाम है S। तो पहला क्वेश्चन ये है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस निकालना है तो वो किसके बराबर होगा भाई? टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? Q इनसाइड। तो टोटल चार्ज अंदर कितना है? 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 में से गया 5। देखो 3 2 5 और 1 6, 6 में से गया 5, तो 5Q है टोटल चार्ज। अच्छा, पूरा मीडियम एयर है अंदर, तो इसीलिए क्या लोगे? एप्सिलॉन नॉट। ये तुमको दिया जाएगा कि अंदर मीडियम क्या है, ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, दूसरी बात, आपने ये सोचा होगा कि 5Q चार्ज क्यों नहीं लिया मैंने। देखो 5Q चार्ज इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो आउटसाइड द सरफेस लाई कर रहा है। 5Q चार्ज जो है ना, ये आउटसाइड द सरफेस लाई कर रहा है। तो आउटसाइड द सरफेस लाई कर रहा है ना, तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स, आउटसाइड द सरफेस लाई कर रहा है ना, तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा इस क्लोज सरफेस के थ्रू। आउटसाइड वाले की वजह से 0 याद रखना, ठीक है, उसको नहीं लेते। ठीक, तो अगर मुझसे पूछता कि 5Q की वजह से कितना फ्लक्स होता, तो बोलते भाई 0, नहीं लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह से नहीं लेते, हम लेते हैं क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन ऐसा आपके पास बन के आ जाए जहां पे चार्ज जो है वो बाउंड्री पे हो। जैसे ये देखिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लेते हैं। यहाँ पे चार्ज जो है ये बाउंड्री पे है, यहाँ पे चार्ज Q। अब कैसे निकालोगे फ्लक्स? चार्ज जो है तुम्हारा कहाँ है? चार्ज तुम्हारा बाउंड्री पे है। अब कैसे निकालोगे फ्लक्स? तो देखो, इस केस में तुम याद रखना, इस केस में हम सिर्फ आधा चार्ज अंदर मानते हैं और बाकी का आधा चार्ज हम बाहर मानते हैं। हाफ चार्ज बाहर मान लेते हैं, हाफ चार्ज अंदर मान लेते हैं। तो Q इनसाइड कितना है? इस केस में आपके पास Q इनसाइड है Q/2। तो इस केस में आपका फ्लक्स क्या आ रहा है? Q/2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस केस में आपका फ्लक्स यही आएगा। ओके, चलिए